कहानी यूनू शहर से शुरू होती है। वहां एक बहुत ही शानदार और आलीशान होटल दिखाई देता है। यह एक 5 स्टार सुपर होटल है। ऐसा होटल जहां शायद साबुन की कीमत भी आपके फोन से ज्यादा हो। उसी समय दृश्य होटल के एक कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के बाथरूम में एक लड़की नहा रही होती है। इस बीच कमरे में फांग काइयो नाम का एक आदमी खड़ा होता है। फांग काइयो धीरे से उस लड़की की ड्रेस उठाता है और उसे बहुत गंदे तरीके से सूंघने लगता है। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान होती है। वह मन ही मन सोचता है, यायो, आखिर में मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तभी अचानक डोरबेल बजती है। बाहर से एक आवाज आती है, सर, आपका खाना आ गया है। यह सुनकर फांग काइयो थोड़ा चिढ़ जाता है और दरवाजे की तरफ चलते हुए कहता है, आ रहा हूं। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। वही डिलीवरी बॉय हमारी कहानी का मुख्य किरदार है, जिसका नाम येन है। वह आदर से कहता है, सर, आपका फूड डिलीवरी। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी नजर कमरे के अंदर चली जाती है। उसी समय बाथरूम का दरवाजा खुलता है और यायो बाहर आती है। उसके शरीर पर सिर्फ एक तौलिया लिपटा होता है और उसके बाल गीले होते हैं। वह फांग काइयो की तरफ देखकर पूछती है, फांग काइयो, क्या तुम मेरे कपड़े लाए? लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े येन पर पड़ती है। उसे देखते ही वह पूरी तरह चौंक जाती है और वहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ येन भी हैरान रह जाता है। उसका दिमाग खाली हो जाता है। सदमे की वजह से उसके हाथ से खाना वाला पैकेट नीचे जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर फांग काइयो गुस्से में चिल्लाता है, अरे! उसी समय यायो अचानक येन को देखकर बोल पड़ती है, हनी! यह सुनकर फांग काइयो हैरान हो जाता है और कहता है, हनी! फिर उसे समझ आता है कि यह डिलीवरी बॉय असल में कौन है। वह येन को ऊपर से नीचे तक देखता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो यायो, तुम्हारा बेकार पति आखिरकार फूड डिलीवरी का काम कर रहा है। वह हंसने लगता है और अपने आप से सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने खाना यायो के इतने बेकार पति से ही मंगाया है। उसी समय येन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे यायो की आंखों में देखता है और अपने दिल का दर्द बताता है। वह कहता है, यायो, मैंने तुम्हारे परिवार में 3 साल बिताए। तीनों समय का खाना मैं ही तुम्हारे परिवार को खिलाता था। फिर उसकी आवाज और भारी हो जाती है। वह कहता है, इन 3 सालों में तुमने मुझे अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। इसके साथ ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें यायो हमेशा येन को नजरअंदाज करती थी और उससे कहती थी, मेरे पास मत आना, जाओ और जमीन पर सो जाओ। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम फिर वर्तमान में लौट आते हैं। येन गुस्से और दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक सिद्धांत वाली औरत हो, लेकिन आज तुम किसी दूसरे आदमी के साथ मजे कर रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन यायो के चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं होती। ठंडे लहजे में वह कहती है, क्यों? क्योंकि मेरा पति बस एक साधारण फूड डिलीवरी वाला है। फिर वह गर्व से फांग काइयो की तरफ इशारा करती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? यह फांग इन्वेस्टमेंट फर्म का सीईओ है। वह आगे कहती है, यह फांग परिवार का यंग मास्टर है। यूनू शहर का एक बड़ा और अमीर परिवार जिसकी संपत्ति अरबों में है। फिर वह येन को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहती है, मेरे लायक तो ऐसे आदमी हैं, तुम जैसे गरीब नहीं। यह सुनकर फांग काइयो मौका देखकर यायो के कंधे पर हाथ रखता है और घमंड से येन से कहता है, अगर तुम यहां घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दे दूंगा। यह सुनकर येन मन ही मन सोचता है, तुम दोनों सिर्फ अमीर होने की वजह से इतने बेशर्म बन गए हो। उसी समय फांग काइयो यायो के और करीब आते हुए कहता है, यायो, उसकी चिंता मत करो, यहां सिर्फ हम दोनों हैं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करे, येन अचानक आगे बढ़ता है। वह पूरी ताकत से फांग काइयो की गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से में चिल्लाता है, रुक जा, कमीने जानवर! फांग काइयो का दम घुटने लगता है और वह दर्द से चिल्लाता है, आह, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। यह देखकर यायो उल्टा येन पर ही चिल्लाने लगती है, ये चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? फिर वह धमकी देते हुए कहती है, अगर तुम अभी यहां से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। ये सुनकर और अपनी पत्नी को उस आदमी का साथ देते देख येन अंदर से टूट जाता है। उसी समय उसे अपना अतीत याद आता है। फ्लैशबैक में उसका दादा उससे कहता है, ये वही लड़की है
जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। येन सोचता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मुझे लगा था कि उसके साथ मेरी जिंदगी खुशहाल होगी, लेकिन फिर वह वर्तमान में लौटता है और सोचता है यह सब सिर्फ मेरी कल्पना थी। जाने से पहले वह यायो को आखिरी चेतावनी देता है, वान यायो, उम्मीद है एक दिन तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर वह मुड़ता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, यायो पीछे से चिल्लाती है, पछतावा? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही है कि मेरा पति तुम जैसा बेकार इंसान है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। हम बाहर देखते हैं कि चेन अपनी स्कूटर पर बैठा है। तभी उसका फोन बजता है। वह फोन उठाता है और धीमी आवाज में कहता है, हेलो, टेंटन डिलीवरी। फोन के दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग आदमी की शांत लेकिन सम्मान भरी आवाज आती है। वह कहता है, तीसरे युवा मास्टर, जुआन परिवार के दामाद के रूप में तुम्हारी 3 साल की परीक्षा आज आधिकारिक रूप से खत्म हो गई है। यह सुनकर येन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वह बुजुर्ग आदमी आगे कहता है, अगली परीक्षा एक बिजनेस टेस्ट है। ओल्ड मास्टर पहले ही जयशेन ग्रुप को खरीद चुके हैं और तुम्हें उसका चेयरमैन बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। यही वह पल होता है जब सच्चाई सामने आती है। येन कोई साधारण डिलीवरी बॉय नहीं है, बल्कि एक अरबपति परिवार का वारिस है जो सिर्फ एक परीक्षा से गुजर रहा था। यह सुनते ही येन के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं। उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह शांत आवाज में कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। यह सुनकर बुजुर्ग आदमी थोड़ा संकोच के साथ पूछता है, ओल्ड मास्टर, यह भी जानना चाहते हैं कि तुम्हारा उस लड़की के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है? क्या हमें उसे आधिकारिक रूप से परिवार में शामिल करके वारिस बना देना चाहिए? यह सुनते ही येन का चेहरा सख्त हो जाता है। बिना सोचे वह तुरंत जवाब देता है, जरूरत नहीं, वह इसके लायक नहीं है। इतना कहकर वह फोन काट देता है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। शाम के 8 बजे यूनु शहर की जेंग रेजिडेंशियल कम्युनिटी दिखाई जाती है। एक तरफ यायो है और दूसरी तरफ येन अपना सामान पैक कर रहा है। तभी यायो वहां आती है और ठंडी और व्यंग्य भरी आवाज में कहती है, क्या तुम घर छोड़कर भागने वाले हो? इतनी छोटी सी बात पर इतना ड्रामा करना सच में मजेदार है। उसकी बात सुनकर येन रुक जाता है और सीधा सवाल पूछता है, तुम्हारे हिसाब से धोखा देना सिर्फ एक छोटी सी बात है? येन का यह सवाल सुनकर भी यायो को जरा भी शर्म नहीं आती। उल्टा वह और घमंड से कहती है, बिल्कुल, और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगूं? फिर जैसे उस पर एहसान कर रही हो, वह कहती है, तुम हमारा खाना खाते हो, हमारा पानी पीते हो और हमारे घर में रहते हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत भी किया है तब भी तुम्हें सहना ही पड़ेगा। ऐसी बेशर्म बातें सुनकर आखिरकार येन का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, यायो, मैंने तुम्हारे जुआन परिवार को 3 साल तक सहा है। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ गुस्सा निकल पड़ता है। वह कहता है, 3 साल तक तुम्हारे माँ बाप ने मुझे सबके सामने गालियां दी, मारा भी, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। वह आगे कहता है, तुम्हारे अंकल और उनके बेटों ने मुझे परेशान किया और तुम सब ऐसे दिखाते रहे जैसे कुछ देखा ही नहीं। फिर वह कहता है, तुमने मुझे कभी तुम्हें छूने तक नहीं दिया और मैंने उसका भी सम्मान किया। वह गहरी सांस लेकर आगे कहता है, यह सब इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता था, लेकिन आज से मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं करना चाहता। फिर साफ शब्दों में वह अपना फैसला सुनाता है, यायो, चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक शब्द सुनते ही यायो चौंक जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, येन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तलाक मांगने की? फिर उसे डराने और अपमानित करने के लिए वह कहती है, अगर तुम इतने बेकार नहीं होते तो मुझे ऐसा करना पड़ता। और सुन लो, मैं मजाक नहीं कर रही। वह आगे कहती है, तलाक के बाद तुम 100 स्क्वायर मीटर के लग्जरी अपार्टमेंट में नहीं रह पाओगे और ऑडी कार भी नहीं चला पाओगे। यह सुनकर येन ठंडी और व्यंग्य भरी हंसी हंसता है और कहता है, लग्जरी अपार्टमेंट और ऑडी, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर यायो और गुस्से में चिल्लाती है, ठीक है, तलाक ही सही। मुझे नहीं पता दादाजी क्या सोच रहे थे जब उन्होंने मेरी शादी तुम जैसे बेकार आदमी से कर दी। बिना एक पल गंवाए येन सीधे जवाब देता है, तो फिर कल सुबह सिविल अफेयर्स ऑफिस चलते हैं और तलाक ले लेते हैं। लेकिन तभी यायो थोड़ा रुककर कहती है, कल नहीं हो पाएगा। कल दादी का जन्मदिन है और पूरे परिवार को सुबह 10 बजे से पहले उनके घर इकट्ठा होना है।
फिर वह साफ शब्दों में आगे कहती है, और यह फैसला घर के बड़ों ने लिया है, इसलिए पहले मुझे यह बात अपने परिवार से करनी होगी। यह सुनकर येन शांत आवाज में बस इतना कहता है, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को बता देना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह अपना बैग उठाता है और बिना पीछे देखे घर से निकलने लगता है। पीछे से यायो पागलों की तरह चिल्लाती है, हरामी, निकम्मे आदमी, तुम मुझे तलाक देकर जरूर पछताओगे। वह और जोर से चिल्लाती है, कुछ ही दिनों में तुम रेंगते हुए वापस आओगे और मुझसे माफी मांगोगे। लेकिन येन उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देता। वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। वह बारिश में खड़ा होता है। तभी उसका फोन फिर से बजता है। वह कॉल उठाता है और कहता है, हेलो। फोन के दूसरी तरफ वही बुजुर्ग आदमी की आवाज आती है, यंग मास्टर, गाड़ी आपके लिए कोने पर इंतजार कर रही है। यह सुनकर ये चेन मुड़कर देखता है। वहां सिर्फ एक नहीं, बल्कि काली रोल्स रॉयस कारों का पूरा काफिला खड़ा होता है। हर कार के पास काले सूट पहने बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। जैसे ही वे येन को देखते हैं, सब एक साथ झुककर जोर से कहते हैं, यंग मास्टर। बारिश और तेज होने लगती है। तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है और छाता बढ़ाते हुए कहता है, यंग मास्टर, छाता। लेकिन येन मना कर देता है और कहता है, जरूरत नहीं, बारिश मेरे दिमाग को शांत करने में मदद करती है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड आगे आता है और येन के कंधों पर एक महंगा कोट रख देता है। जैसे ही वह कोट पहनता है, उसकी पूरी शख्सियत बदल जाती है। अभी तक जो आदमी एक साधारण डिलीवरी बॉय लग रहा था, अब वही एक असली अमीर और ताकतवर इंसान जैसा दिखाई देने लगता है। इसके बाद वह ऊंची आवाज में सिर्फ एक आदेश देता है, चलो। जैसे ही काफिला चलना शुरू करता है, आसपास के लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। भीड़ में से आवाजें आने लगती हैं, वाह, रोल्स रॉयस। कोई और कहता है, अरे ये तो सारी रोल्स रॉयस हैं, यहां क्या हो रहा है। ऊपर अपार्टमेंट की खिड़की से यायो भी यह शोर सुनती है और नीचे झांक कर देखती है। हैरान होकर वह मन ही मन सोचती है, यहां इतनी सारी रोल्स रॉयस क्यों जा रही हैं? क्या कोई बहुत बड़ा आदमी आया है? उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि वही बड़ा आदमी वह है जिसे उसने अभी अभी अपने घर से निकाल दिया। इसके साथ ही हमें यही परिवार के बारे में बताया जाता है। दुनिया में लोग रोथस्चाइल्ड, ड्यूपॉन्ट और मॉर्गन जैसे रहस्यमयी अमीर परिवारों के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे रहस्यमयी परिवार असल में यही परिवार है, जिसकी संपत्ति 100 बिलियन से भी ज्यादा है। फिर भी यह परिवार हमेशा चुपचाप रहता है। आपको इनका नाम किसी भी अमीरों की लिस्ट में नहीं मिलेगा। दृश्य बदलता है। ये चेन अब एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुका होता है। एक बॉडीगार्ड आदर से कहता है, यंग मास्टर, इधर आइए। यहां बताया जाता है कि यही परिवार अपने वारिसों को कैसे तैयार करता है। इस परिवार में अगली पीढ़ी के बच्चों की परीक्षा और चयन सिर्फ 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। 5 साल की उम्र तक उन्हें एक साथ मार्शल आर्ट, पियानो और वायलिन सीखना पड़ता है, और जब वे 18 साल के होते हैं, तब तक वे अमेरिका की किसी बिजनेस यूनिवर्सिटी का 4 साल का कोर्स पूरा कर चुके होते हैं। लेकिन यह सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होता। उनके स्वभाव और चरित्र को मजबूत बनाने के लिए परिवार के बुजुर्ग उन्हें खास परीक्षाएं भी देते हैं। यह सुनकर येन को 3 साल पहले का वह दिन याद आता है। फ्लैशबैक में उसके दादा कहते हैं, येन, मैं तुम्हारी शादी यूनु शहर के जुआन परिवार में तय कर रहा हूं। वे यहां का दूसरा दर्जे का अमीर परिवार हैं। दृश्य फिर वर्तमान में लौटता है। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए ये चेन सोचता है, उस समय मैंने यह परीक्षा अपनी इच्छा से स्वीकार की थी, लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर एक महल जैसे बड़े बंगले के सामने उतरता है। गार्ड उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, आपका स्वागत है। इस तरह वह अपने असली घर और अपनी असली पहचान में वापस आ चुका होता है। महल की तरफ देखते हुए वह मन ही मन सोचता है, येन वापस आ गया है। दृश्य एक बार फिर बदलता है। अगली सुबह 10 बजे यूनु शहर के विला इलाके में जुआन परिवार की बुजुर्ग महिला का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे होते हैं। कोई कहता है, दादी, जन्मदिन मुबारक हो। कोई और कहता है, मां, आप 200 साल तक जिएं। तभी भीड़ में से कोई यायो से पूछता है, अरे, वह निकम्मा ये चेन नहीं आया? यायो थोड़ी देर हिचकिचाती है और जवाब देती है, शायद वह काम पर चला गया।
यह सुनकर वान जानी और जुआन माओ हंसने लगते हैं और कहते हैं, वह तो खाना डिलीवर कर रहा होगा। वान जानी गुस्से में कहता है, वह हमारे वान परिवार पर एक दाग है। एक बार उसने मेरी मर्सिडीज से टक्कर मार दी थी और मुझे अपने दोस्तों को यह बताने की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह हमारा रिश्तेदार है। यह सब सुनकर बूढ़ी दादी वोंग बहुत गुस्सा हो जाती हैं और आदेश देती हैं, अभी उसे फोन करके यहां बुलाओ, उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। दादी का गुस्सा देखकर यायो घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, दादी, आज वह इसलिए नहीं आया क्योंकि हम तलाक लेने वाले हैं। यह सुनते ही दादी चौंक कर गुस्से में चिल्लाती हैं, क्या कहा? तलाक? तुम्हें तलाक लेने की इजाजत किसने दी? फिर वह कहती हैं, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी तुम्हारे दिवंगत दादा ने तय की थी? यह सुनकर यायो तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देती है। वह घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, दादी, मैं दादाजी की आखिरी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। फिर वह येन पर आरोप लगाते हुए कहती है, लेकिन ये चेन ने हद पार कर दी। वह बाहर किसी दूसरी औरत के साथ संबंध रख रहा है। यायो की यह बात सुनकर दादी और ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से से कहती हैं, वह जानवर, 3 साल तक हमने उसे रहने के लिए बंगला दिया, चलाने के लिए लग्जरी कारें दी। तभी जुआन जानी बीच में बोलता है, यायो, बुरा मत मानना क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, लेकिन इसमें तुम्हारी भी कुछ गलती है। शादी को 3 साल हो गए, लेकिन तुमने उसे कभी छूने तक नहीं दिया। लेकिन दादी का गुस्सा कम होने की जगह और बढ़ जाता है। वह सख्त आवाज में कहती हैं, चाहे यायो ने कुछ भी किया हो या उसने, फिर भी येन को दूसरी औरत ढूंढने का कोई हक नहीं है। फिर वह आदेश देती है, अभी उसी जानवर को यहां लेकर आओ। आज मैं उसे हमारे परिवार का न्याय दिखाऊंगी। दादी का आदेश सुनकर यायो डरते हुए कहती है, जी दादी, और तुरंत फोन मिलाती है। फोन जुड़ते ही येन उधर से पूछता है, क्या बात है? यायो घमंड भरे लहजे में कहती है, दादी तुम्हें यहां बुला रही हैं। लेकिन यी चेन बिना सोचे सीधे जवाब देता है, मैं नहीं आ रहा। इतना कहकर वह फोन काट देता है। यह देखकर यायो गुस्से से भर जाती है और मन ही मन सोचती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर फोन काटने की। फिर वह दादी से कहती है, वह नहीं आ रहा। यह सुनते ही दादी का गुस्सा पूरी तरह भड़क उठता है। वह गुस्से में कहती है, जिंदा दामाद की कीमत एक कुत्ते से भी कम होती है और फिर भी उसमें इतना घमंड है। फिर वह कहती हैं, जॉनी, तुम जाओ और उसे जबरदस्ती यहां लेकर आओ। जॉनी खुशी से कहता है, ठीक है। इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है। जॉनी के जाने के बाद दादी सब लोगों से कहती हैं, आज मैंने तुम सबको जल्दी इसलिए बुलाया है क्योंकि कल जैन ग्रुप में एक नया चेयरमैन आया है। वह आगे कहती हैं, किसी को नहीं पता वह कौन है और कहां से आया है। फिर वह समझाती है, अभी हम 70 मिलियन की फंडिंग डील पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। वह आगे कहती हैं, सबको पता है कि हमारी डाइनिंग रियल एस्टेट कंपनी हमेशा जैशेन ग्रुप के साथ काम करती आई है। इसलिए जैशेन ग्रुप के नए चेयरमैन के साथ अच्छे रिश्ते बनाना हमारे जुआन परिवार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ दृश्य बदल जाता है। वहां हम येन को देखते हैं। उसका बॉडीगार्ड थोड़ा हैरान होकर पूछता है, यंग मास्टर, आप अभी भी डिलीवरी वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इस पर यी चेन शांत आवाज में जवाब देता है, आज मेरे डिलीवरी वाले काम का आखिरी दिन है। मैं जो काम शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता हूं। फिर वह मन ही मन सोचता है कि अभी अपनी असली पहचान दिखाने का समय नहीं आया है। वह सोचता है, जब मैं छाया में रहता हूं तब दुश्मनों को पहचानना आसान होता है। उसी समय उसका फोन अचानक बजता है। फोन पर वान जानी होता है, जो अपनी कार में बैठकर येन को ढूंढ रहा होता है। फोन पर वह कहता है, हेलो ये चेन, मैं वान जानी बोल रहा हूं, तुम कहां हो? हमें बात करनी है। येन बिना किसी डर के शांत आवाज में जवाब देता है, मैं लुआन रेजिडेंशियल कम्युनिटी में खाना डिलीवर कर रहा हूं। वान जानी ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, मैं अभी वहीं आ रहा हूं, वहीं रुको। कुछ ही देर बाद जानी अपनी कार तेज रफ्तार से वहां ले आता है। वह यी चेन के पास आकर अचानक ब्रेक लगाता है। फिर वह कार की खिड़की नीचे करता है और घमंडी अंदाज में कहता है, गाड़ी में बैठो, दादी तुम्हें बुला रही हैं। यह सुनकर यी चेन बिना रुके सीधे जवाब देता है, चाहे तुम्हारी दादी वान यायो का साथ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर भी तलाक लेने वाला हूं। येन की यह बात सुनकर वान जानी गुस्से से चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी दादी तुम्हारा साथ देने वाली है। वह तुम्हें परिवार का न्याय दिलाना चाहती है।
इस पर येन शांत होकर पूछता है, परिवार का न्याय? किस बात का? ये सवाल सुनकर जानी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे बाहर किसी और औरत को ढूंढने की वजह से, चाहे वान यायो कैसी भी हो, लेकिन वह जुआन परिवार की सदस्य है। तुमने जुआन परिवार का अपमान किया है, इसलिए तुम मरने के लायक हो। यह सुनकर येन धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारता है और हैरानी से पूछता है, मैंने बाहर किसी औरत को ढूंढा? ये यायो ने कहा। अगले ही पल वह खुद को रोक नहीं पाता और जोर से हंसने लगता है। उसे हंसते देख जानी चिढ़कर पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी ये चेन का चेहरा अचानक पूरी तरह गंभीर हो जाता है। वह मन ही मन गुस्से से सोचता है, वान यायो, वह बेशर्म औरत, बदतमीजी और झूठ की भी कोई हद होती है। ये इनके बदलते हुए अंदाज को देखकर जानी के दिल में थोड़ा डर पैदा हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, यह क्या हो रहा है? ये चेन का चेहरा अचानक इतना डरावना क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा आदमी सबको नीचे समझकर देख रहा हो। लेकिन अगले ही पल वह खुद को समझाता है, नहीं, मैं जरूर गलत देख रहा हूं। यह बेकार आदमी ऐसा रौब कैसे दिखा सकता है? यह सोचते हुए जानी गुस्से में कार का दरवाजा खोलता है और धमकी भरे अंदाज में बाहर निकल आता है।